नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करूँगा, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में बीमारी तो रहती हैं, लेकिन ज़रूरी उसके लिए है कि हम उसको सही सलाह दें और ताकि वो बेहतर हो सके। तो किसी शायर ने कुछ इसी अंदाज में लिखा था कि ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। इस शेर का मतलब ये है कि बीमारियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन सही सलाह देके उसको बेहतर किया जा सकता है। और ये सब ज़रूरी इसलिए हो जाता कि एक डॉक्टर इसके पीछे बहुत बड़ा रोल अदायगी करता है। और हमारे हिंदुस्तान में कई तरह की पैथी हैं, उसमें से यूनानी पैथी भी बहुत अहम है और सबसे पुरानी पैथियों में से एक है। और बरेली में पिछले कुछ सालों में डॉक्टर मंसूब रज़ा खान साहब लगातार काम कर रहे हैं। वो बरेली के भले ही नहीं है, बरेली का एक जो है कस्बा है शेरगढ़, वहाँ के रहने वाले हैं। 1995 में उन्होंने जयपुर से जो है BUMS किया और उसके बाद अपने तजुर्बे में और इजाफा करते हुए वो दिल्ली आ गए। वहाँ के बाद उनको लेक्चरशिप के तौर पर जयपुर में वो ज्वाइन उन्होंने किया और वहाँ भी उन्होंने तजुर्बा हासिल किया। लेकिन बरेली की मिट्टी और तहजीब कुछ ऐसी है, वो ने यहाँ खींच लाई और वो अब बरेली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं फोटा दरवाजे के पास में। मैं एक और बात जोड़ता चलूँ कि उनकी ज़िंदगी की कामयाबी के पीछे उनके बड़े भाई का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि इस टाइम सऊदी अरब में एक अंग्रेज़ी के टीचर के तौर पर, प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और साथ में ये भी मैं बताता चलूँ, अलीगढ़ से वो पास आउट हैं, PhD हैं। तो ये एक पूरा परिवार ऐसा है जो मेडिकल हो या तालीम, इंग्लिश जैसा बड़ा सब्जेक्ट, उसमें वो महारत हासिल करने के बाद लगातार काम कर रहे हैं। तो उन्हीं से मैं समझता हूँ सीखते हुए डॉक्टर मंसूब रज़ा खान साहब ने लगातार काम किया और हम उनसे आज कुछ विषयों पर बात करेंगे, जिसमें हिजामा बहुत अहम थेरेपी है जिसके बारे में लोगों में इन्फॉर्मेशन नहीं है। मौसम में तब्दीली और भी जो बहुत सारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जुड़ी चीज़ें हैं वो सब बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुरुआत यहीं से करूँगा। एक मोटी चीज़ें तो मैंने आपके बारे में बताई, अगर कुछ और बताना चाहें तो बता सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। आदाब, और आपके चैनल ने मुझे वो किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, जो आपके ज़िंदगी का सफ़र रहा। एक मोटी चीज़ तो मैंने बताई, अगर कुछ इसमें और आप जोड़ना चाहें, जैसे 95 में आपने शुरुआत की जयपुर से, फिर उसके बाद जो बरेली तक का सफ़र शुरू हुआ, बरेली कैसे आना हुआ, ये सब थोड़ा सा बता। एक्चुअली वालिद की तबीयत सही ना रहने की वजह से मेरा ये प्रोग्राम बना कि मैं प्रैक्टिस के साथ साथ डैडी की जो ज़मीनें हैं उनको भी देखने में थोड़ा सा वो मदद हो जाएगी जी। इसलिए मैंने इरादा किया कि मैं जयपुर से वहाँ से लेक्चरशिप को छोड़कर और मैं क्षेत्र में। अच्छा, ये बताइए कि जयपुर में क्योंकि आप लेक्चरशिप थे, जाहिर है कि बड़ा अच्छा वो भी एक पद होता है, तो उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है, आपका जो तजुर्बा है, वो आज मरीज़ों पे किस तरह से आपको कामयाबी हासिल भी हो रही, लगातार मरीज़ शिफा हासिल कर रहे हैं, जो वो तजुर्बा है उसको किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब कोई मरीज़ आता है, उस चीज़ को देखते हैं तो फ़ौरन दिमाग में वो चीज़ आती है जो हमने स्टूडेंट को पढ़ाई है या स्टूडेंट लाइफ में हमने पढ़ा था। और बड़ा अच्छा लगता है, इस चीज़ में नई हो जाती है। जी। अच्छा, एक बात और जो मैंने आपसे अभी बातचीत कर रहा था, तो आपके बड़े भाई का एक बहुत बड़ा रोल रहा, वो ख़ुद भी कामयाबी की बुलंदियों पर हैं, तो उनसे क्या ऐसा आपने सीखा जो आपकी मेडिकल लाइफ में भी बहुत काम आ रहा है आज भी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इंसिस्ट करने वाले वालिदैन के साथ साथ मेरे बड़े भाई का भी बहुत बड़ा रोल रहा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, हिजामा थेरेपी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, आज भी लोगों में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ नहीं है। तो हिजामा थेरेपी है क्या, और किस किस तरह के जो मर्ज़ हैं जिसमें हिजामा थेरेपी ज़्यादा कामयाब हो पाती है? हमारी पैथी में जैसा कि बताया गया है कि हिजामा पैथी जो होती है, किसी भी जगह का फॉर एग्जांपल कहीं कोई स्पॉट है बॉडी में, अगर उस स्पॉट के नीचे का ब्लड सर्कुलेशन हम बढ़ा देते हैं तो वो जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। हिजामा थेरेपी में हम लोग ब्लड को उस जगह से सक कर लेते हैं। जब ब्लड सक हो जाता है तो उस जगह पर नए ब्लड का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जब वो सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो वो जगह जल्दी रिकवर हो जाती है। अच्छा, जैसे मैंने अभी सवाल में भी किया कि किस किस तरह की परेशानी में, बीमारी में हिजामा थेरेपी ज़्यादा कामयाब है?
हाइपरटेंशन में भी ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल में भी ले सकते हैं, और एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है जो सिर में जब करा जाता है तो बालों में भी क्या बहुत बड़ा फ़ायदा होता है? वही मैं कहूँगा इसमें कि पॉइंट्स जो होते हैं, जब ब्लड का सर्कुलेशन हम किसी जगह पर स्किन के नीचे ब्लड का सर्कुलेशन या नया ब्लड का सप्लाई हम कर देते हैं, तो उधर जो भी चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके वहाँ पर बाल हैं तो बाल का इम्प्रूवमेंट जल्दी हो सकता है, वरना हेयर फॉल में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और वो पर वीक के हिसाब से 3 शिफ्ट में ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर में जो मुझे पता है, ब्लड प्रेशर में, बीपी में भी क्या हिजामा थेरेपी कामयाब है? जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है बीपी के साथ साथ, तो उनका ब्लड रिमूव करने से थोड़ा उन्हें रिलैक्स आ जाता है। अच्छा, ये बताइए कि मौसम, क्योंकि अब जो है सर्दी अभी है ज़बरदस्त तरह से, तो उसको लेकर क्या आप पैगाम देना चाहेंगे लोगों में ताकि जागरूकता पैदा हो? सर्दियों में मैं चाहूँगा कि बच्चे और बूढ़े लोग, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, और इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से इनका ख़ास ख्याल रखा जाए। और जैसा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक टेंडेंसी है कि सर्दी है तो टोपा नहीं लगाएंगे, जैकेट नहीं पहनेंगे, अगर कोई पहन रखा है तो उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टोपा सर्दी के लिए बनाया गया है, उसको आप पहने, जैसा कि अदर कंट्री में होता है, लोग पूरी तरह से पैक रहते हैं और इन्जॉय करते हैं उस चीज़ का, बीमार भी नहीं होते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग एंजॉय नहीं करते, कहते हैं सर्दी लग रही हो फिर बीमार हो जाते हैं। इन चीज़ों से एहतियात रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, सर्दी में जो सबसे बड़ी परेशानी बच्चों में आती है वो निमोनिया की बहुत आती है, सर्दी लग जाती है, और हमारे हिंदुस्तान का कुछ अब कल्चर और वक्त के साथ ऐसी तब्दीली आ गई कि माँ बाप जो हैं, जब बच्चा स्कूल जाता है तो कई बार जो होता है उसको ठंड लग जाती है और पेट भी ख़राब होता है, तमाम चीज़ें। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं, कहाँ पर कमी रह गई है? क्योंकि पहले जब हम स्कूल जाते थे तो पूरी एक अलग तरह से तैयारी होती थी, उसको लेकर क्या करें? और इसमें एक बड़ा वजह रही है हमारा लाइफ स्टाइल, जिसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो बच्चों का है डिस्टर्ब हो गया है। जैसा कि मेरी उम्र के, जब मैं अपने बचपन में था, तो मुझे याद आता है कि हम लोग सुबह में नाश्ता कर स्कूल जाते थे, और जो रूरल के बच्चे होते थे वो कहते थे कि हम बासी रोटी खाकर आए, मतलब कुछ ना कुछ खाकर आते थे। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल अजीब सा, उस ज़माने में बच्चे 1-1 घंटा पीरियड में रहते थे, वहीं पर अटेंडेंस भी लगती थी बच्चों की, धूप में खड़े होते थे, कभी नहीं सुनने में आया कि कोई बच्चा बेहोश होकर गिरा है। लेकिन अब आज दिन सुनने में आ रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे जो होते हैं पीरियड में बेहोश हो जाते हैं, जबकि सारी फैसिलिटी है, अटेंडेंस भी उनकी रूम में लगती है, लेकिन बाहर नहीं लगती, कम टाइम में भी बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो उनसे मेरा कहना ये है कि जो बच्चों के जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके दिमाग में पता नहीं क्या भर रखा है। पूरी रात का आपका बच्चा भूखा है, मॉर्निंग में उसको रोटी खिलाइए, आप पराठा खिलाइए, लेकिन क्या करते हैं वालिदैन, उसके बच्चे को दूध पिला देते हैं। तो उससे दूध पिया, पहले तो हम लोग पैदल जाते थे स्कूल, आज का बच्चा स्कूल अपनी वैन से जा रहा है, और गेट के अंदर भी जाती है वैन, उसके बाद ही बच्चा बेहोश हो जाता है। उसकी वजह ये रहती है, ज़्यादातर गार्जियंस जो होते हैं अपने बच्चों को दूध पिला कर भेज देते हैं, और बच्चा गया कैंपस में, जाने के बाद उसने टॉयलेट किया, टॉयलेट के बाद उसने यूरिन पास आउट हुआ, अब उसकी बॉडी फिर खाली हो गई। अब आप उसको आधा घंटा खड़ा करेंगे, जाहिर सी बात है गिर सकता है बेहोश होकर। ये एक बड़ा रीज़न है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक बात आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई और मैं जानना चाहता हूँ, डायबिटीज़ के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं, हर चौथा मरीज़ डायबिटीज़ का है इस वक्त, तो क्या वजह मानते हैं? नौजवानों में भी दिख रहा है डायबिटीज़ की परेशानी, बुज़ुर्गों में तो है ही। क्या आपके पास ऐसा कुछ, आप क्या सलाह देना चाहते हैं ताकि लोग डायबिटीज़ से बच सकें? और डायबिटीज़ जो है इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाने की बीमारी की वजह है, और ये एक फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है, जैसे किसी की वालदा को है तो बेटे में आ सकता है, वालिद को है तो बेटे में कंफर्म हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एक डिप्रेशन, एंजाइटी, लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। लाइफ स्टाइल में मैं ये कहना चाहूँगा, पहले हम लोग जो खाना खाते थे वो सब्जियां या जो भी गोश्त वगैरह होता था वो शोरबे का होता था। आज हम लोग बहुत हैवी खाना खाते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल के नाम पर ये कि हम एनर्जी बर्न नहीं कर पाते। हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है हम उतनी ही डाइट लें, हम एक्स्ट्रा डाइट ले लेते हैं, जो एनर्जी ज़्यादा होती है बर्न नहीं हो पाती। जब वो एनर्जी बर्न नहीं हो पाती है तो वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाती है, चीज़ जब इकट्ठा हो जाती है तो इंसुलिन बढ़ जाती है, उससे ही प्रॉब्लम होती है। ये लाइफ स्टाइल की बीमारी। अच्छा, वेट को लेकर भी मैं काफ़ी सवाल करना चाहता हूँ। लोगों का वज़न बढ़ रहा है, उम्र के साथ साथ जितनी उम्र होती है उससे ज़्यादा वज़न के नज़र आते हैं, तो उसको लेकर भी कुछ आप
लगातार चीज़ें करते रहते हैं और दवाई देते रहते हैं, तो कुछ सलाह उसकी तरफ देना चाहेंगे? मैं उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ लाइफ स्टाइल, जैसा कि कहते हैं कि ये आपस में रिलेटिव है, ब्लड प्रेशर और शुगर आपस में रिश्तेदार हैं। अच्छा। तो उसके पीछे यही रीज़न होता है, जब आप हैवी वेट होते हैं कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, इंसुलिन बॉडी में बढ़ जाता है, यानी कि आप उसको बर्न नहीं कर पाते कैलोरी को। तो जब कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर जितना आपको इस्तेमाल है उतना ही आप रखिए। अगर आपकी एक्सट्री हो जाएगी, यानी कि 20 कैलोरी चाहिए आपको और आप 60 ले रहे हैं, तो आप 40 बंद कीजिए। अगर आप 40 बंद नहीं कर रहे हैं तो वो उसमें काउंट पूरा है। अगर आप उसे माइनस नहीं करेंगे इक्वल, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आएगी। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ। प्रोफेशन ज़िंदगी से बात आपकी कर ली मेडिकल की, एक डॉक्टर की लाइफ बड़ी मसरूफ़ है आजकल, बड़ा मसरूफ़ ज़िंदगी है मरीज़ों और उसके बीच में, तो बीमारियाँ इस तरह से बढ़ रही हैं। इतनी मसरूफ़ लाइफ में आप समय और चीज़ों के लिए, जिसको इंटरटेनमेंट बोलते हैं, मनोरंजन बोलते हैं, वो किन चीज़ों से कर पाते हैं? अगर चाहें तो बता सकते हैं। उसमें तो यह है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने इस प्रोफेशन से नवाजा, अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ हर आदमी को अपने प्रोफेशन जो भी है उसमें इंटरेस्ट लेके काम करना चाहिए, तो बोर नहीं होगा। और बात आती है फैमिली की, थोड़ा सा मिसेस तो परेशान रहती है इस चीज़ में टाइम लेकर। तो मनोरंजन नहीं करते हैं किसी चीज़ से? जैसे कुछ लोगों को म्यूज़िक का शौक़ होता है, किसी को शायरी का शौक़ होता है, या कुछ किताबें नॉवेल्स पढ़ते हैं? हाँ, मुझे ड्राइविंग का शौक़ है। अच्छा। सर मैं कार लेकर निकल जाता हूँ, घूमता हूँ फैमिली के साथ। कोई हमारे ज़रिए से पैगाम मैसेज देना चाहते हैं अपनी क्लिनिक की तरफ से, या और भी कुछ तो आप बता सकते हैं? मैं आज के वालिदैन से, बच्चों के वालिदैन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को कम से कम आप खाना ज़रूर खिलाएं। बच्चों को फास्ट फूड पे डिपेंड ना करें। फास्ट फूड को देने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इवन अब तो मिल्क में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, तो बच्चों को घर के खानों पर ध्यान दें। और बच्चों की माओ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो खाने में बच्चे पसंद नहीं करेंगे तो आप उसको पराठे को शेप बदल के बनाएं। पराठे का भी कलर बदल सकते हैं, कभी लाल कर दें, कभी हरा कर दें। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर की चीज़ें खिलाएं और उसकी डाइट को खास ध्यान रखें, और अगर बच्चा हेल्दी होगा तो सब कुछ बेहतर होगा। चलिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और आपके हाथ में जो भी केस आए वो कामयाबी बुलंदी तक हासिल हो और लोगों को शिफा हासिल हो, हमारे से इंटरव्यू से इन्फॉर्मेशन हासिल हो। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर मंसूर रज़ा खान साहब, जिनसे हमने कई विषयों पर बात की। उनका एक लंबा तजुर्बा है, करीब 20 से 25 साल का एक लंबा अरसा होता है जो उन्होंने मेडिकल फील्ड में गुजारा है। उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ भी देखी है, क्योंकि उन्होंने लेक्चरशिप भी की है। हमारी दुआएं हैं वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और जो अपना सलाहियत है उसके ज़रिए से लगातार काम करते रहें। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल।